गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिशर और कैम्ब्रिज के मुद्रा परिमाण सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इस तुलनात्मक अध्ययन में हम देखेंगे इन दोनों परिमाण सिद्धांतों में समानताएं और कुछ असमानताएं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं इन दोनों सिद्धांतों की समानताओं के साथ। There are similarities and dissimilarities between the two approaches of the quantity theory of money, and the similarities between the two Fisherian and the Cambridge approaches are as follows. सबसे पहली जो समानता है वह है इनकी समीकरणों में समानता, सिमिलर इक्वेशंस। कैसे देखते हैं? रॉबर्टसन का जो कैश बैलेंस इक्वेशन है वो क्या था? P इज इक्वल्स टू एम अपॉन के टी, या अगर हम टोटल में देखें तो M इज इक्वल्स टू था के पी टी। पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको फिशर और कैम्ब्रिज अलग अलग पूरा एक्सप्लेन किया है, तो आप उन समीकरणों को देखेंगे वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रॉबर्टसन का समीकरण था वह काफ़ी हद तक समान था फिशर के समीकरण से। फिशर का समीकरण क्या था? पी टी इज इक्वल्स टू एम वी था, और अगर हम इसको P इज इक्वल्स टू के फॉर्म में लें तो देखेंगे P इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन टी। तो देखिए बोथ द इक्वेशंस यूज द सेम सिम्बल्स विद सेम मीनिंग्स। द ओनली डिफरेंस लाइज इन V एंड K विच आर इन फैक्ट रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत हैं, V और K। V क्या था? वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, मुद्रा का प्रचलन वेग, और K था मुद्रा का वह भाग या मुद्रा पूर्ति का वह भाग जो कैश के रूप में या नगद के रूप में रखा हो। ओके, तो इस तरीके से आप इसको पूरा देखेंगे कि फाइनली हम ये पाएंगे कि दोनों इक्वेशंस एक दूसरे के एकदम समान हैं, ठीक है। फिर देखिए आप सेम कंक्लूजन्स, इन दोनों ही परिमाण सिद्धांतों के जो कंक्लूजन्स थे, जो निष्कर्ष था वह भी काफ़ी हद तक समान थे। बोथ द अप्रोचेज लीड टू द सेम कंक्लूजन्स, दैट इज द प्राइस लेवल और द वैल्यू ऑफ मनी डिपेंड्स अपॉन द मनी सप्लाई। दोनों ही सिद्धांतों ने निष्कर्ष रूप में यही बताया कि कीमत स्तर और मुद्रा का मूल्य निर्भर करता है मुद्रा की पूर्ति में। फिशर के सिद्धांत में भी यही चर्चा की गई और कैम्ब्रिज सिद्धांत में भी यही चर्चा की गई। फिर हम कहेंगे दूसरे शब्दों में अगर हम देखें, देयर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन द मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल एंड इनवर्स प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन मनी सप्लाई एंड द वैल्यू ऑफ मनी। यही बात दोनों सिद्धांतों में कहा गया कि कीमत स्तर और मुद्रा की पूर्ति में सीधा और आनुपातिक संबंध है, वहीं दूसरी ओर मुद्रा की पूर्ति और मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध है। फिर देखेंगे सेम फिनोमिनन ऑफ मनी। मुद्रा के बारे में इन्होंने एक ही इक्वेशन या एक ही विचारधारा रखी, लेकिन थोड़ा चेंजेस भी थे, डिसिमिलैरिटीज भी थी, वो हम आगे देखेंगे। एम वी प्लस एम डैश वी डैश ऑफ फिशर्स इक्वेशन, इसमें देखिए आप एम ऑफ रॉबर्टसन एंड पीगूज इक्वेशन एंड n of Keynes equation all refer to the same thing, that is the total supply of money। तो मुद्रा को जो प्रदर्शित करने का तरीका था वह दोनों ही अवधारणाओं में समान था। V and K two sides of the same phenomenon, और वही बात जो अपने समीकरण में देखी कि V और K मुद्रा का प्रचलन वेग, और जो हम रखते हैं कि आपका K क्या था? वह मात्रा मुद्रा की या आय की जो नकद रूप में रखी गई। ये दोनों एक ही पहलू थे, लेकिन बस K क्या था? V का रेसिप्रोकल, उल्टा। Fisherian and Cambridge approaches are not fundamentally different from each other because they represent two sides of the same phenomenon. The Fisherian approach emphasizes money as a stock, while the Cambridge approach stresses money as flow. बस ये ध्यान देना है कि फिशर की अवधारणा ने मुद्रा को एक
स्टॉक प्रवाह के स्टॉक चर के रूप में देखा और कैम्ब्रिज ने इसे एक प्रवाह चर के रूप में अध्ययन किया। फिर आप देखिए इन दोनों विचारधाराओं में या परिमाण सिद्धांतों में असमानताएं भी थी। वह असमानताएं इनके अप्रोचेस में आप देख सकते हैं कि दृष्टिकोण में थी। दृष्टिकोण कुछ हद तक समान था और निष्कर्ष भी कुछ हद तक समान थे, लेकिन कहने के तरीके और प्रदर्शन करने के तरीके समीकरणों को वो थोड़े से अलग थे। In spite of similar conclusions and implications of the two approaches, they have some notable differences. As Hansen has pointed out, the Marshallian version of the quantity theory, M is equals to Ky, represents a fundamentally new approach to the problem of money and prices. It is not true, as is often alleged, that the cash balance equation is merely the quantity theory in new algebraic dress. To assert this is to miss entirely the significance of K in the Marshallian equation. हम ये देखेंगे कि कैसे दोनों में कुछ हद तक असमानताएं थी, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्रियों ने जैसे कि हैंसन ने इन असमानताओं को पॉइंट आउट भी किया। अब पहला असमानता का बिंदु देखिए आप, रिलेटिव स्ट्रेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर मनी। देखो, फिशर और कैम्ब्रिज ने दोनों मुद्रा के दो पहलुओं को देखा। फिशर अप्रोच क्या कहता था, या उन्होंने किस पे जोर दिया? सप्लाई ऑफ मनी पे, मुद्रा की पूर्ति पे, सप्लाई साइड पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। वहीं कैम्ब्रिज अप्रोच में एम्फेसिस दिया गया या जोर दिया गया मुद्रा के मांग पक्ष की तरफ। फिर डेफिनेशन ऑफ मनी को परिभाषित करने का तरीका भी थोड़ा थोड़ा अलग था। द टू अप्रोचेज यूज डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ मनी। द फिशरियन अप्रोच emphasizes the medium of exchange function of money, whereas the Cambridge approach stresses the store of value function of money. फिशर के अप्रोच में या फिशर के दृष्टिकोण में मनी का, मुद्रा का जो कार्य निहित था वह क्या था? विनिमय के साधन के रूप में या विनिमय के माध्यम के रूप में। वहीं कैम्ब्रिज अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचय करने वाले कार्य के रूप में भी देखा। फ्लो एंड स्टॉक कॉन्सेप्ट्स वो आपको बता ही चुकी हूँ कि फिशर ने अपने अप्रोच को मनी को क्या माना? एक स्टॉक कंसेप्ट माना। वहीं कैम्ब्रिज ने as a flow concept, the Fisher approach regards money as a flow concept. Money is considered in the terms of flow of money expenditures. The Cambridge version regards money as a stock concept. यहाँ पे उल्टा है, फिशर ने मुद्रा को, मनी को फ्लो माना, फ्लो कंसेप्ट, प्रवाह अवधारणा, वहीं कैम्ब्रिज ने इसे स्टॉक अवधारणा के रूप में लिया। मनी सप्लाई रेफर्स टू अ गिवन स्टॉक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, फिर हम देखेंगे पीछे जो स्लाइड था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक था, क्योंकि हम यहाँ यह बता रहे हैं कि मुद्रा क्या था? फिशर के अनुसार फ्लो कंसेप्ट थी, क्योंकि वह ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मापी जाती थी, और कैम्ब्रिज के अनुसार वह एक स्टॉक कंसेप्ट थी। ट्रांजैक्शन एंड इनकम वेलोसिटीज़। Fisherian approach emphasizes the importance of the transaction velocity of circulation. The Cambridge version, on the contrary, lays stress on the income velocity of the part of income which is held in the cash balance. अब आप देखिए यहाँ पर V और K का अंतर निहित है। जो V था वह प्रचलन वेग था, लेकिन वह किस में था? ट्रांजैक्शन वेलोसिटी के रूप में ज़्यादा कैलकुलेट किया गया। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन के रूप में या वस्तुओं सेवाओं की खरीद बिक्री के रूप में, ठीक है। यहाँ पर वहीं दूसरी तरफ कॉन्ट्रारी अगर हम देखें, ऑन द कॉन्ट्रारी व्हाट वी सी इज़, कैम्ब्रिज ने अपने अवधारणा में इनकम वेलोसिटी पर जोर दिया, आय प्रचलन वेग पर। नेचर ऑफ पी, प्राइस लेवल, कीमत स्तर में भी अंतर समझा गया। इन बोथ अप्रोचेज द प्राइस लेवल इज़ नॉट यूज्ड आइडेंटिकली, ठीक है, एक समान रूप से कीमत स्तर को नहीं लिया गया। इन फिशर्स वर्जन P is the average price level of all goods. फिशर ने अपने अवधारणा में P को जो दर्शाया वह क्या था? औसत कीमत स्तर ऑफ ऑल गुड्स, सारी वस्तुओं का। इसमें अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं दोनों शामिल थी। ऑन द कॉन्ट्रारी, इन कैम्ब्रिज वर्जन P रेफर्स टू द प्राइस ऑफ कंज्यूमर गुड्स। लेकिन कैम्ब्रिज की अवधारणा में P क्या था? कीमत स्तर था, लेकिन सिर्फ उपभोग वस्तुओं के लिए या अंतिम वस्तुओं के लिए।
फैक्टर्स अफेक्टिंग वी एंड के, देखिए एक और बिंदु है, प्रचलन वेग को और के को प्रभावित करने वाले कारण भी अलग अलग थे। फिशर इज कंसर्न्ड अबाउट द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स गवर्निंग हाउ फास्ट इंडिविजुअल्स कैन स्पेंड देयर मनी। फिशर ने किन बातों को माना कि कौन सी चीज़ें मुद्रा के प्रचलन वेग को प्रभावित करेंगी? कुछ संस्थागत और तकनीकी कारक, ठीक है। कैम्ब्रिज ने क्या माना? द कैम्ब्रिज स्कूल ऑन द अदर हैंड इज कंसर्न्ड अबाउट द इकोनॉमिक फैक्टर्स डिटरमाइनिंग व्हाट पोर्शन ऑफ देयर वेल्थ द पब्लिक डिजायर्स टू होल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी। कैम्ब्रिज अवधारणा या कैम्ब्रिज विचारधारा ने यह माना कि लोग के का निर्धारण कैसे करेंगे। के क्या था? वह हिस्सा इनकम का या मनी का जो लोग अपने पास नकद रूप में रखते हैं वह आर्थिक कारणों पर ज़्यादा निर्भर करेगा। रिलेशनशिप बिटवीन एम एंड पी, ये भी बहुत ज़रूरी बिंदु था। मुद्रा की पूर्ति एम और कीमत स्तर में जो संबंध था। द फिशरियन अप्रोच मेंटेन्स दैट एनी चेंज इन द मनी सप्लाई प्रोड्यूसेस प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस लेवल। This is because Fisher believes that both velocity and real income are in the long run independent of each other and of supply of money. यहाँ पर ये बात देखने की है कि फिशर ने माना कि इन दोनों में किसमें मुद्रा की पूर्ति में और कीमत स्तर में आनुपातिक संबंध होता है। फिर देखिए कैम्ब्रिज अप्रोच में क्या माना? द प्राइस लेवल may change by more or less than the money supply. वह उस अनुपात में होना आवश्यक नहीं है। क्या? मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन होने के फलस्वरूप कीमत में जो परिवर्तन आता है वह ज़रूरी नहीं है कि वह सेम अनुपात में ही हो। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट हैपन्स टू द स्टॉक ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट्स एंड देयर एक्सपेक्टेड यील्ड्स on which the Cambridge economists believed the desired cash balances depend. उस समय कितने स्टॉक अवेलेबल हैं मनी के, उन पर भी ये निर्भर कर सकता है और अन्य आर्थिक गतिविधियों पर भी या नॉन मॉनेटरी असेट्स पे, गैर आर्थिक परिसंपत्तियों के प्रत्याशित प्रतिफलों पर भी यह सब निर्भर कर सकता है। तो एम और पी का जो संबंध था फिशर के अनुसार प्रॉपरली अनुपातिक था, प्रॉपरली प्रोपोर्शनल था या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था। कैम्ब्रिज के अनुसार यह पूर्ण रूप से अनुपातिक नहीं था। डिफरेंट अप्रोचेस टू मॉनेटरी थ्योरी, दोनों ही स्कूल्स ने मॉनेटरी थ्योरीज पे आगे चलकर मौद्रिक नीतियों का डिफरेंट अलग अलग दृष्टिकोण प्रोवाइड करवाया। बोथ फिशर एंड कैम्ब्रिज स्कूल led to the development of two different approaches to the monetary theory. Fisher's approach has given rise to an inventory theory of money holding large or for transactions purposes. On the other hand, the Cambridge approach has been developed into portfolio or capital theoretic approach to monetary demand. दोनों ने ही मौद्रिक नीतियों के अलग अलग दृष्टिकोण को जन्म दिया। फिशर की अप्रोच ने इन्वेंट्री थ्योरी ऑफ मनी होल्डिंग या ट्रांजैक्शन पर्पस, लेन देन के कार्य के लिए मुद्रा को इकट्ठा करना या इन्वेंट्री के रूप में रखने पर जोर दिया। वहीं कैम्ब्रिज ने मुद्रा को पोर्टफोलियो या कैपिटल थियोरेटिकल अप्रोच के थ्रू मॉनेटरी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए रखा। So this was all about your similarities and differences. In the next video, I will teach you about the superiority of Cambridge approach on the Fisherian approach. Thank you so much.